Greetings to everyone. In this video, we'll be discussing May 2020 current affair, and this would be the second part. I have discussed first part of it, in which I have discussed Pradhan Mantri Garib Kalyan package, Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana very comprehensively, and today we'll be discussing female labor force participation in India drops by 24.8%. तो ये एक रिपोर्ट है जिसको यूएन ने रिलीज़ किया था. एंड ये रिपोर्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज ये 2020 के मई एडिशन में के PIB में आई थी. ठीक है, तो अमंग 150 कंट्रीज़ ये हुआ था और ये हमें पता चला कि 24.8% तक गिर गया है, जो कि पहले कितना था, 34% था. और कहा जाता है कि अगर रिपोर्ट ने ये बताया कि अगर फीमेल ने भी इक्वल पार्टिसिपेशन किया जितना मेल पार्टिसिपेट करते हैं लेबर फोर्स में, तो हमारी GDP 27% तक बढ़ जाएगी. सो फीमेल पार्टिसिपेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, नॉट फॉर ओनली फीमेल्स बट फॉर कंट्री एज अ होल. ओके, सो नेक्स्ट इज इंडियन ओशन कमीशन. Why is Indian Ocean Commission was in news in May 2020? Because Indian Ocean Commission इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि इंडिया को यहाँ पर क्या मिल गया है, ऑब्जर्वर का दर्जा मिल गया है. इंडिया को एक्सेप्ट कर लिया गया है एज एन ऑब्जर्वर इन इंडियन ओशन कमीशन. ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं 5 ऑब्जर्वर्स. इसमें से कौन कौन है? इंडिया है, चाइना है, EU है, माल्टा है एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ला फ्रांकोफोनी. ओके, जिसको OIF कहते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रांकोफोनी. जैसे कि EU एक ऑर्गेनाइजेशन है, बट इंडिया एंड चाइना आर द कंट्रीज. माल्टा इज ऑल्सो अ कंट्री, बट EU एंड OIF दीज आर द 2 यूनियन और यू कैन से ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो अब इंडियन ओशन क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं. इंडियन ओशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसे लिंक करती है? अफ्रीकन इंडियन ओशन नेशंस को, अफ्रीकन इंडियन ओशन नेशन को, जिसमें कौन कौन आता है? कॉमरोस. ओके, कॉमरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस यूनियन. ओके, मॉरिशस रीयूनियन फ्रांस. उसके बाद कौन है? सेशल्स. ये सारे रीजन आपके किस में आते हैं? इंडियन ओशन कमीशन में आते हैं. तो इंडियन ओशन कमीशन को कब क्रिएट किया गया था? ये क्रिएट हुआ था 1982 मॉरिशस, पोर्ट लुइस में, जो कि मॉरिशस में है, और इसे इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था 1984 में. इसका सेक्रेटरीट आज भी मॉरिशस में है और जो करंट सेक्रेटरी जनरल इसके वो हैं हमादा मादी. इनकी स्पेलिंग मैं लिख लेती हूँ, हमादा मादी, ये इसके करंट जनरल हैं. तो इस मूव से क्या कहा जा रहा है कि जो इंडिया के रिलेशन है फ्रांस के साथ और भी ज़्यादा मजबूत होंगे. ठीक है, वेस्टर्न इंडियन ओशन में इंडिया एक ग्लोबल पावर निखर के आएगा. और जो इंडिया का पहले से एक पॉलिसी चलती आ रही है जिसका नाम है सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. ये पॉलिसी इसको और भी ज़्यादा डीपन किया जाएगा. तो मुझे आप सागर के बारे में इन द कमेंट सेक्शन लिख के बताओ. ओके, सो नेक्स्ट इज फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020. तो फ्रीडम इन द वर्ल्ड जो ये रिपोर्ट आई है, इससे इंडिया के लोग काफ़ी ज़्यादा सैडेंड हुए हैं, क्योंकि क्या हो गया है, जो इंडिया का रिकॉर्ड है उसमें मैसिव डिक्लाइन हमें देखने को मिला है. 25 लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में इंडिया का सबसे कम आया है कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज़ हैं. टोटल इंडिया की रैंक कितनी आई है? इंडिया की रैंक 83 निकल के आई है. ओके, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 में. और ये रिपोर्ट किसने लॉन्च की है? ये रिपोर्ट लॉन्च की है फ्रीडम हाउस ने. और फ्रीडम हाउस क्या है? ओल्डेस्ट अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन ने, जो किस लिए डेडिकेटेड है? सपोर्ट एंड डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी अराउंड द वर्ल्ड के लिए डेडिकेटेड है. ओके, तो ये जो अमेरिका बेस्ड फ्रीडम हाउस है, इसने इंडिया को किस कैटेगरी में रखा है? कंट्रीज इन द स्पॉटलाइट. ओके, कंट्रीज इन द स्पॉटलाइट की कैटेगरी में इंडिया को रखा गया है विद 83 रैंक. और इंडिया के साथ साथ कौन है इस कैटेगरी में? हाइटी, ईरान, नाइजीरिया, सूडान, ट्यूनीशिया, टर्की, हांगकांग और यूक्रेन. तो ये सारे हैं हमारे इस कंट्रीज़ इन द स्पॉटलाइट की कैटेगरी में. अगर इसके रीजंस की बात करें तो इसके रीजंस 3 बताए जा रहे हैं. सबसे पहला कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया गया, ये पहला रीज़न है. दूसरा रीज़न ये बताया जा रहा है कि जो आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NRC, जो NRC लॉन्च किया गया था उस वजह से. और तीसरा रीज़न ये बताया जा रहा है, सबसे पहले NRC ये जो असम में था ये वाला, और ये जो
पूरे देश के लिए आया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो ये 3 रीजंस बताए जा रहे हैं कि इंडिया की रैंक इतनी ज़्यादा गिर गई है, 83 हो गई है वर्ल्ड में बाय, एंड दिस रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय फ्रीडम हाउस, जो कि अमेरिका का ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया का जो रैंक है वो इस बार है 144। 144 रैंक के साथ इंडिया की जो रैंक है वो बहुत बेकार बताई जा रही है। द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 ये किसने रिलीज़ किया है? इसे रिलीज़ किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क ने, और इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, फिनलैंड को नंबर 1 पे रखा है, और दोबारा से, पिछले बार भी फिनलैंड नंबर 1 पे था, दोबारा से फिनलैंड वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री बना है, और एक्सटेंडिंग इट्स लीड ओवर डेनमार्क ज़्यादातर फर्स्ट नंबर पे रहता है और स्विट्ज़रलैंड भी, लेकिन इस बार क्या हो गया है कि फिनलैंड जो है फर्स्ट नंबर पे है। तो इसमें टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं? टोटल 156 कंट्रीज़ हैं, जिसमें से इंडिया की रैंक 144 है। तो यू कैन सी कि इंडिया की रैंक उतनी अच्छी नहीं है जितनी हम लोग सोचते हैं या जितनी अच्छी होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये क्या बताया गया है कि इस बार वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ने किस पे फोकस किया है? सोशल पे फोकस किया है, अर्बन पे एंड नेचुरल पे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ये कौन से डेटा पे बेस्ड है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स हैज़ ऑलवेज बीन गैलप वर्ल्ड पोल। तो गैलप वर्ल्ड पोल है एक जो पोलिंग कराते हैं, ये यूनिक है इन द रेंज एंड कंपैरेबिलिटी ऑफ इट्स ग्लोबल सीरीज ऑफ एनुअल सर्विसेज। तो मतलब कि बोला जाता है कि ये जो एनुअल सर्विस, ये जो आपका गैलप वर्ल्ड पोल है, गैलप, मैं आपको लिख देती हूँ, गैलप वर्ल्ड पोल, ये पोलिंग कराते हैं, ये सर्विस कराते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा रिलायबल होते हैं। तो इसी से इन्होंने वर्ल्ड जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के लोग हैं, इसी से इन्होंने डेटा लिया और इंडिया को 144 नंबर पे रखा अमंग 156 कंट्रीज़ में। तो पहली बार यहाँ पर ऐसा हुआ कि इन्होंने सब्जेक्टिव वेलबींग को देखा, ठीक है, और ये डेप्थ में इन्होंने जानने की कोशिश की कि सोशल, अर्बन और नेचुरल एनवायरनमेंट कैसे ये कंबाइन हो कि किस तरह से एक इंसान की हैप्पीनेस पे इफ़ेक्ट करता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट this video. If you like this video, then give me a thumbs up and don't forget to subscribe my channel. Thank you.